नाज़रीन मुंसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल। आप देख रहे हैं खबर दिन भर। शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। सुर्खियों को पेश करने में ताउन किया है डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। आइन का 131वां तरमीमी बिल जो ख्वातीन को नुमाइंदगी देने से जुड़ा था, मतलूबा 2/3 अक्सरियत हासिल ना कर सका और ऐवान में गिर गया। ख्वातीन रिजर्वेशन से मुतालिक आईनी तरमीमी बिल के मुस्तरद होने के बाद पार्लियामेंट के अहाते में सियासी हंगामा। एनडीए की ख्वातीन अरकान पार्लियामेंट ने जमकर नारेबाजी की। अखिलेश यादव ने कहा उनकी मुखालफत दरअसल उन लोगों के खिलाफ थी जो ख्वातीन के हुकूक को महदूद या कमजोर करने की कोशिश कर रहे थे। हिंदुस्तान से आज़मीन हज का पहला काफिला कल से होगा रवाना। इस साल 1,75,000 आज़मीन हज इस मुक़द्दस सफर पर रवाना होंगे। वज़ीर आला ममता बनर्जी ने कूच बिहार में एक बड़ी रैली से खिताब किया। ममता बनर्जी स्टेज पर मौजूद ख्वातीन के साथ खुशी में झूमती और रक्स करती भी नजर आई। ईरान के वज़ीर ख़ारजा का बड़ा ऐलान, कहा जंगबंदी की बाकी मुद्दत के दौरान अबनाए हुर्मुज़ मुकम्मल तौर पर खुला रहेगा। और आज दुनिया के तकरीबन मुल्कों में मनाया गया यौम असीरान। और अब खबरों की तफसील। लोकसभा में ख्वातीन रिजर्वेशन से मुतालिक 2 दिन से खूब हंगामा आराई देखने को मिली। इस दौरान आइन का 131वां तरमीमी बिल जो ख्वातीन को नुमाइंदगी देने से जुड़ा था, मतलूबा 2/3 अक्सरियत हासिल ना कर सका और ऐवान में गिर गया। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के मुताबिक बिल के हक में 298 और मुखालफत में 230 पड़े। चूंकि यह आइनी तरमीम थी, इसलिए इसे पास करने के लिए 2/3 यानी कम अज कम 326 वोट दरकार थे, जो हासिल ना हो सके। बहस के दौरान मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने अपोजिशन पर सख्त तनकीद करते हुए कहा कि अगर अपोजिशन हिमायत नहीं करेगी तो बिल गिर जाएगा, लेकिन मुल्क की ख्वातीन को मालूम हो जाएगा कि इनकी राह में रुकावट कौन है। उधर पार्लिमानी उमूर के वजीर किरेन रिजिजू ने ऐलान किया कि इससे जुड़े दीगर बिलों पर मजीद बहस नहीं होगी। ताहम हुकूमत ख्वातीन को हुकूक देने के अपने अज़्म पर कायम है। लोकसभा में ख्वातीन रिजर्वेशन से मुतल्लिक आइनी तरमीमी बिल के मुस्तरद होने के बाद पार्लियामेंट के अहाते में सियासी हंगामा तेज़ हो गया। एनडीए के ख्वातीन अरकान पार्लियामेंट ने इस फैसले के खिलाफ ज़बरदस्त एहतजाज दर्ज करवाया। ख्वातीन अरकान ने हुकूमत के मौक़िफ़ की हिमायत करते हुए अपोजिशन को निशाना बनाया और इल्ज़ाम लगाया कि इनकी मुखालफत की वजह से ख्वातीन को मुनासिब नुमाइंदगी देने वाला ये अहम बिल पास नहीं हो सका। एहतजाज के दौरान नारेबाजी भी देखने को मिली और मामला सियासी बहस का मरकज़ बन गया। समाजवादी पार्टी के सरबराह और रुकने पार्लियामेंट अखिलेश यादव ने वाजे किया कि उन्होंने कभी ख्वातीन रिजर्वेशन बिल की मुखालफत नहीं की। अखिलेश यादव का कहना था कि इनकी मुखालफत दरअसल उन लोगों के खिलाफ थी जो ख्वातीन के हुकूक को महदूद या कमज़ोर करने की कोशिश कर रहे थे। जो हमारा पक्ष था वो हमने अपना पक्ष बिल्कुल साफ रखा है और लगता तो ये कि फिर गाड़ी थमी रह गई, लगता कोशिश में कुछ कमी रह गई होगी। और हम महिला आरक्षण के पक्ष में हैं। महिलाओं को आरक्षण मिले, उनको सुरक्षा मिले, उनका सम्मान बढ़े, उनको स्थान मिले और लोकतंत्र में जो उनको स्थान मिलना चाहिए उसके पक्ष में है। समाजवादी पार्टी या विपक्ष ने कोई भी महिला आरक्षण को लेकर के विरोध नहीं किया, लेकिन उसके साथ जो
महिलाओं का हक अधिकार को हरण करना चाहते थे। वो लक्ष्मण रेखा ऐसी खींची विपक्ष ने, उस लक्ष्मण रेखा के लोकसभा में ख्वातीन रिजर्वेशन बिल की शिकस्त पर सियासी बयानबाजी उरूज पर पहुंच गई। बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट कंगना रनावत ने इस मामले पर सख्त रद्दअमल देते हुए कहा कि अपोजिशन ने ख्वातीन के खिलाफ नाइंसाफी और नफरत की तमाम हदें पार कर दी हैं। देखिए, बहुत ही शर्मिंदगी भरा जो है ये माहौल है। मुझे लगता है इससे ज़्यादा दुखद और पीड़ादायक आज तक शायद कभी कुछ नहीं हुआ है। और कांग्रेस पार्टी ने, विपक्ष ने जो है हर हद पार कर दी है अन्याय की, और मैं कहूँगी कि कहीं ना कहीं महिलाओं से घृणा की उन्होंने हर हद पार कर दी है। और आज भारत की बेटी जो है उसका मनोबल उन्होंने पूरी तरह से गिरा दिया है, पूरी तरह से तहस नहस कर दिया है। और मैं सोचती हूँ, आई फील लाइक अ पर्सनल लॉस फॉर माई सेल्फ एंड फॉर ऑल द वुमेन जिनके लिए हमें इतने सपने थे। ख्वातीन रिजर्वेशन बिल पर जारी सियासी घमासान के दरमियान समाजवादी पार्टी के रुकने पार्लियामेंट इकरा हसन का बड़ा बयान सामने आया। इन्होंने कहा कि लोकसभा में सिर्फ वो तरमीम मुस्तरद हुई है जो हल्केबंदी यानी डिलिमिटेशन को रोकने के लिए लाई गई थी। इकरा हसन ने हुकूमत को चैलेंज देते हुए कहा कि ख्वातीन रिजर्वेशन बिल को बगैर किसी तब्दीली के पेश किया जाए। देखिए, पता नहीं सत्ता पक्ष के लोग किस बात का ढिंडोरा पीट रहे हैं। आज जो बिल गिरा है वो महिला बिल नहीं है। असल महिला बिल जो 2023 में पास हुआ था वो आज भी इंटैक्ट है और स्टैंडिंग है। आज सिर्फ अमेंडमेंट गिरी है जो डिलिमिटेशन को लेकर थी, जिसमें ये सरकार चाहती थी अपने हिसाब से देश के इलेक्टोरल मैप को बदलने की। सिर्फ वो खारिज हुआ है और उसकी हमें खुशी है। महिला बिल 2023 का इंटैक्ट है। हमारी मांग है कि सरकार उसे 29 में लागू करे, 33% आरक्षण 543 सीट पे देने का काम करे। इनकी नीयत सही है तो ये करेंगे, वरना इन्हीं का। मरकजी वजीर गिरिराज सिंह ने इस मामले पर सख्त बयान देते हुए कहा कि पूरा मुल्क इस बिल की शिकस्त को देख रहा है। गिरिराज सिंह ने अपोजिशन को निशाना बनाते हुए कहा कि इन्हें इसकी सियासी कीमत चुकानी पड़ेगी। जिस ढंग से फिर महिला बिल को गिराने का काम किया, ये देश की जनता और नारी शक्ति ने देखा और उनके चेहरे को भी देखा है। आने वाले दिनों में पाई पाई की कीमत इन लोगों को चुकाना पड़ेगा। हमें तो 293 से 298 मिला। ये मेरे ख्वातीन रिजर्वेशन बिल पर आम आदमी पार्टी के रुकने पार्लियामेंट संजय सिंह ने इल्जाम लगाया कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी मुल्क में शुमाल जुनूब की तकसीम पैदा करना चाहते थे। संजय सिंह का कहना था कि अपोजिशन ने इस कोशिश को नाकाम बना दिया। दक्षिण और उत्तर का झगड़ा कराने की कोशिश जो मोदी की थी उसको नाकाम करने का काम इस बिल को गिरा करके विपक्ष ने किया। बीजेपी कह रही है कि विपक्ष जो है वो महिला विरोधी है। ये महिला विरोधी, अरे भाई महिला आरक्षण बिल था ही नहीं। आप बताइए 2023 में जो बिल पास किया था मोदी जी ने किया था। मोदी जी ने उस बिल में लिखा था कि पहले जनगणना होगी, फिर डिलिमिटेशन होगा और 29 के बाद ये बिल लागू होगा। ये मैंने थोड़ी लिखा था। 2023 का बिल पढ़ लीजिए। तब हम लोगों ने कहा भाई 543 में 33% आरक्षण आज दे दो, 24 में चुनाव करा लो। तब नहीं माने ये। आज फिर हम दोहरा रहे हैं। कल लेके आओ स्पेशल सेशन, एक दिन का और बढ़ा दो। अभी तो है कल का सेशन। 543 में 33% आरक्षण देना हो आज दे दो। आगे बढ़ेंगे दूसरी खबर की तरफ। एक बड़ी कानूनी पेशरफ्त में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कांग्रेस लीडर राहुल गांधी से जुड़े दोहरी शहरियत के मामले में अहम हुक्म जारी किया। वकील विनय कुमार शाही के मुताबिक अदालत ने इस मामले में FIR दर्ज करने की हिदायत दी है। साथ ही रियासती हुकूमत को ये इजाज़त भी दे दी है कि उस केस की जाँच किसी भी कौमी एजेंसी से करा सकती है। ऑनरेबल हाई कोर्ट ने 1-1.25 घंटे के बहस के बाद, सभी पेपर देखने के बाद ऑनरेबल हाई कोर्ट संतुष्ट हो गई कि ऐसे मामलों में FIR दर्ज करना जरूरी है। इसलिए ऑनरेबल हाई कोर्ट ने FIR दर्ज करने के लिए आदेशित कर दिया है। उत्तर प्रदेश सरकार अभी आदेश की कॉपी निकल जाएगी, साइन हो जाएगा तो दर्ज कराएगी। तथा ये भी छूट दिया है कि किसी भी नेशनल एजेंसी से इसकी जांच कराएं, बृहद जांच कराएं। उत्तर प्रदेश सरकार स्वतंत्र है उसके लिए, और बड़ी से बड़ी एजेंसी से, नेशनल एजेंसी से जांच करा करके जो भी तथ्य आता है, चार्ज बनता है।
हरियाणा की सियासत में एक बड़ा और चौंका देने वाला इल्जाम सामने आया। रियासत के साबिक नायब वजीर आला दुष्यंत चौटाला ने पुलिस पर संगीन इल्जाम आयद किए। चौटाला का कहना है कि पुलिस ने न सिर्फ इन्हें कुचलने की कोशिश की बल्कि इन पर हथियार भी तान दिया। इनके इस बयान के बाद सियासी माहौल में जबरदस्त हलचल मच गई है। मैंने कहा है कि मेरी कंप्लेंट रजिस्टर करी जाए और जिस व्यक्ति ने ये घटना करी है उसको तुरंत प्रभाव से उसके विरुद्ध एक्शन लिया जाए और इसके अंदर अगर नहीं कार्रवाई होती तो फिर हम उचित शैक्षणिक तौर पर चर्चा कर आगे फैसला करेंगे। क्या लगा गाड़ी चढ़ाने की कोशिश भी की गई, ऐसा जब मेरी गाड़ी रोक ली और मैंने उससे उतर कर पूछने की कोशिश करी तो मेरे ऊपर गाड़ी चढ़ाई और वो तो इनका एक काली चश्मा पहने वे और सिविल में था जिसने फिर हाथ जोड़े। अब इस तरह का पुलिस प्रशासन काम करेगा इस हार में तो गुंडे हो गए, फिर खुद ही वेपन फ्लोट कर रहे। हम तो थाने में गए थे अरेस्ट देने उन साथियों का जो कल मौके पे थे, जो नामजद हैं या अन्य में। हिंदुस्तान से आज़मीन हज का पहला काफिला 18 अप्रैल को सऊदी अरब के लिए रवाना होगा। इस साल 1,75,000 आज़मीन इस मुक़द्दस सफ़र पर रवाना होंगे। हिंदुस्तानी हुकूमत की जानिब से हाजियों के लिए महफूज और हमवार सफ़र को यकीनी बनाने के लिए तमाम तर तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। An update on the Hajj Pilgrimage 2026. The Ministry of Minority Affairs has issued a press release today regarding the commencement of Hajj Pilgrimage from India for the year 2026. The first batch of Indian Hajj pilgrims are scheduled to depart on 18th April 2026 for the Kingdom of Saudi Arabia from various मुल्क में एलपीजी की तलब से मुतालिक एक अहम अपडेट सामने आई है। वजारत पेट्रोलियम व कुदरती गैस के मुताबिक हालिया दिनों में एलपीजी की मांग में कमी देखी गई है, जहां यौमिया बुकिंग घटकर तकरीबन 46 से 50 लाख के दरमियान रह गई है। वजारत का कहना है कि तलब में कमी के बावजूद सप्लाई का निज़ाम पूरी तरह से मामूल पर है और सार्फिन को किसी भी किस्म की किल्लत का सामना नहीं करना पड़ रहा है। Yes, LPG demand is expected to come down. Bookings have declined and I mean now we are witnessing booking in the range of 46 lakhs to 50 lakhs, which was more than 50 lakhs earlier, and the deliveries, as I have told you, is normal. Duty, I think Ministry of Finance can give the better answer for this. City gas connections, I don't have the data right now. I have given you on the overall numbers. Domestic production of LPG, I will like. झारखंड में सिक्योरिटी फोर्सेस को एक अहम कामयाबी हासिल हुई है। रियासत के जिला हजारीबाग में जुमे के रोज सिक्योरिटी फोर्सेस और माओनवाजों के दरमियान जबरदस्त मुठभेड़ हुई, जिसमें 4 माओनवाज मारे गए। इतलात के मुताबिक ये इनकाउंटर बटोका जंगलात के इलाके में खुफिया इतला मिलने के बाद शुरू किया गया। मारे जाने वालों में एक बड़ा नाम सहदेव महतो भी शामिल है, जिस पर 15 लाख रुपए का इनाम मुकर्रर था। आज फिर से एक बार झारखंड पुलिस और सीआरपीएफ के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट दिन रहा है। अच्छी सफलता मिली है ज्वाइंट टीम के द्वारा। इसमें झारखंड पुलिस कोबरा 209 झारखंड जगुआर की टीम शामिल थी। करीब दिन में 1 बजे के आसपास एनकाउंटर हुआ, जिसमें 4 लोग मारे गए। 4 लोग जो मारे गए उनका नाम एक सहदेव महतो करके है, रीजनल कमेटी मेंबर। रंजीत गंझू 10 लाख का इनामी था, सहदेव महतो 15 लाख का इनामी था, नताशा और बुधन करमाली के ऊपर 1 लाख का इनाम है। सभी के ऊपर सभी वांटेड थे। सहदेव महतो 41 केस में वांटेड था, रंजीत गंझू 9 केस में वांटेड था, नताशा 17 केस में वांटेड थी, बुधन करमाली भी 10 के कांड में वांछित था। एक बार फिर आपका इस्तकबाल है। तमिलनाडु की सियासत में इंतखाबी गहमा गहमी अपने उरूज पर है और तमाम पार्टियां भरपूर अंदाज में इंतखाबी मुहिम में जुट गई हैं। सिलसिले में रियासत के नायब वज़ीर आला उदयनिधि स्टालिन ने कोयम्बटूर में ज़ोरदार इंतखाबी मुहिम चलाई और आवाम से बराह रास्त राब्ता कायम किया। अपने खिताब के दौरान उदयनिधि स्टालिन ने बीजेपी पर सख्त हमला करते हुए कहा कि पार्टी ने सिंथल बालाजी के खिलाफ मुनज़्ज़म हिकमत अमली के तहत कार्रवाई की, लेकिन इसके बावजूद बालाजी ने आवाम के दरमियान रहकर मेहनत की और अपनी कारकर्दगी के सबब सबका एतमाद जीता। तमिलनाडु असेंबली इंतखाबात में सियासी सरगर्मियां तेजी से बढ़ती जा रही हैं और अब एक दिलचस्प सियासी मंजर भी सामने आया है।
कमला हसन की क़यादत वाली पार्टी MNM ने चेन्नई में इंतखाबी मुहिम को तेज़ कर दिया। इस सिलसिले में कमला हसन ने चेन्नई में इंतखाबी मुहिम चलाई, जो कि उदयनिधि स्टालिन का इंतखाबी हल्का है। इस मुहिम ने रियासत की सियासत में एक नया रुख पैदा कर दिया, क्योंकि मुख्तलिफ सियासी जमातें अब एक दूसरे के मजबूत गढ़ में जाकर अपनी मौजूदगी दर्ज करा रही हैं। मगरबी बंगाल असेंबली इंतखाबात के दौरान सियासी रंग में सकाफती जोश भी शामिल हो गया। वज़ीर आला ममता बनर्जी ने कूच बिहार में एक बड़ी रैली से खिताब किया, जहां इन्होंने अपनी हुकूमत की कारकर्दगी और आइंदा मंसूबों को आवाम के सामने रखा। रैली के बाद एक दिलचस्प मंजर उस वक्त देखने को मिला जब ममता बनर्जी स्टेज पर मौजूद ख्वातीन के साथ खुशी में झूमती और रक्स करती नजर आईं। तमिलनाडु असेंबली इंतखाबात में सियासी सरगर्मी अपने उरूज पर है और इसी दौरान DMK के उम्मीदवार वथीलिंगम ने एक मस्जिद में पहुंचकर आवाम से वोट की अपील की। अपने खिताब में इन्होंने DMK की पॉलिसियों को उजागर करते हुए कहा कि पार्टी हमेशा सभी तबकात को साथ लेकर चलने में यकीन रखती है। मगरबी बंगाल असेंबली इंतखाबात में फिल्मी दुनिया की चमक भी सियासत के मैदान में नजर आ रही है। मारूफ अदाकार मिथुन चक्रवर्ती ने जलपाईगुड़ी के चालसा इलाके में बीजेपी उम्मीदवार के हक में जबरदस्त रोड शो किया। इस मौके पर इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार पूना भांगरा की हिमायत करते हुए आवाम से वोट की अपील की। मशरिक़ वस्ता में बढ़ती कशीदगी के दरमियान भारत की बहरी सरगर्मियों से मुतल्लिक़ एक अहम बयान सामने आया। बंदरगाह, जहाज़रानी और आबी गुजरगाहों की वजारत के एडिशनल सेक्रेटरी मुकेश मंगल ने कहा कि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोई भी भारतीय जहाज़ आबनाए हुर्मुज़ से नहीं गुजरा। इन्होंने वाज़ेह किया कि मौजूदा हालात के पेश नज़र एहतियाती तदाबीर इख्तियार की जा रही, क्योंकि आबनाए हुर्मुज़ दुनिया के अहम तरीन समंदरी गुजरगाहों में शुमार होती है, जहाँ किसी भी कशीदगी के आलमी तजारत पर बराह रास्त असरात मुरतब हो सकते हैं। News is there that some of the vessels have started crossing the Strait of Hormuz. So mainly I'll say that we are more interested if any of the Indian flagged vessel has crossed. So that is not the case. As regard the other vessels, crossing is one thing. Another thing is whether those vessels have reached to the port. That is another aspect. So beyond that I will not be able to comment anything. So Indian vessel has not crossed, and if at all other vessels have crossed, so we are yet to see if any vessel has reached to any port. That is very important. मशरिक़ वस्ता से एक बड़ी और अहम पेशरफ्त सामने आई है। ईरान के वज़ीर ख़ारजा ने ऐलान किया है कि जंगबंदी की बाकी मुद्दत के दौरान आबनाए हुर्मुज़ मुकम्मल तौर पर खुला रखा जाएगा। आबनाए हुर्मुज़ जो आलमी तेल सप्लाई के लिए नहायत अहम गुजरगाह है, इसके हवाले से फैसला आलमी मईशत के लिए भी ख़ास अहमियत रखता है। ईरान के इस ऐलान की तस्दीक अमरीकी सदर ट्रंप ने भी की है, जिसके बाद आलमी सतह पर इस खबर को बड़ी पेशरफ्त के तौर पर देखा जा रहा है। आबनाए हुर्मुज़ के बहाली के मामले पर अहम सिफारती पेशरफ्त सामने आई है। अमरीकी सदर ट्रंप ने पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का शुक्रिया अदा करते हुए इस अमल में इनके किरदार को सराहा। ट्रंप ने इस मौके पर सऊदी अरबिया, UAE और कतर की कोशिशों का भी एतराफ़ किया, जिन्होंने आबनाए हुर्मुज़ को दोबारा खोलने में अहम किरदार अदा किया। मशरिक़ वस्ता में इजराइल और लेबनान के दरमियान 10 दिन की जंगबंदी नाफिज हो गई है, मगर हालात अब भी कशीदा है। असल तनाज़ा हिजबुल्लाह से जुड़ा है, जो मुआहदे में शामिल नहीं है। अमेरिका की सालसी से होने वाले इस डील में इजराइल को दिफाई कार्रवाई की इजाज़त है, जबकि हिजबुल्लाह ने किसी भी हमले पर सख्त जवाब की वार्निंग भी दी है। मशरिक़ वस्ता में कशीदगी के बीच इसराइल और लेबनान के दरमियान 10 दिन का जंगबंदी मुआहदा आज से नाफिज हो गया है, लेकिन ज़मीनी हकीकत अब भी खासी पेचीदा नजर आ रही है। दरअसल इसराइल की लड़ाई लेबनान की रियासत से नहीं, बल्कि मुल्क के अंदर मौजूद ईरान नवाज तंजीम हिजबुल्लाह से है, जो इस मुआहिदे का बाज़ाब्ता हिस्सा भी नहीं थी। इत्तलात के मुताबिक इसराइली फौजी जुनूबी लेबनान में अब भी मौजूद हैं और तकरीबन 10 किलोमीटर पर मुश्तमिल एक सिक्योरिटी जोन बनाने की मंसूबाबंदी कर रहे हैं। ये जंगबंदी अमरीका की सालसी से मुमकिन हुई है, जिसके तहत इसराइल को अपने दिफा के लिए किसी भी वक्त कार्रवाई की इजाजत हासिल है। ताहम उसने लेबनानी ठिकानों पर जारहाना हमले न करने पर इत्तेफाक किया है। लेकिन इस मुआहिदे के बावजूद खदशात बरकरार हैं
क्योंकि इससे ये तासुर भी मिलता है कि इसराइल को अपनी सवाबदीद पर कार्रवाई की आज़ादी हासिल रहेगी। दूसरी जानिब हिजबुल्लाह ने वाज़ेह किया है कि अगर इसराइल की जानिब से कोई हमला हुआ तो उसका भरपूर जवाब दिया जाएगा। तंजीम का मौक़िफ़ है कि जुनूबी लिबनान में इसराइली मौजूदगी उन्हें मज़ाहमत का हक देती है। माहिरीन का कहना है कि ये जंगबंदी वक्ती तौर पर हालात को संभाल सकती है, लेकिन खित्ते में पायदार अमन के लिए मजीद संजीदा और वसी मुआहिदों की जरूरत होगी। ये पेशरफ्त अमरीका, इसराइल और ईरान के दरमियान एक बड़े और जामी सीज़फायर की राह भी हमवार कर सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, मुनसिफ टीवी। कौमी दारुल-हुकूमत दिल्ली में आज मौसम ने अचानक करवट बदली और शहर के कई इलाकों में तेज़ बारिश देखने को मिली। बारिश के बायस जहां एक तरफ गर्मी से राहत मिली, वहीं सड़कों पर पानी जमा होने से ट्रैफिक की रफ्तार भी मुतासिर हुई। कुछ इलाकों में लोगों को आमदोरफ्त में मुश्किलात का सामना करना पड़ा, जबकि महकमा मौसमियात ने मजीद बारिश की पेशनगोई भी की है। माहिरीन के मुताबिक इस तरह के अचानक बारिशें मौसम की बदलती हुई सूरत हाल का हिस्सा हैं। आज दुनिया के तकरीबन मुल्कों में यौम असीरान मनाया जा रहा है। अगरचे अक़वाम मुत्तहिदा या किसी मुल्क या किसी आलमी इदारे की जानिब से ऐलान करदा मुसल्लमा दिन नहीं था, ताहम 17 अप्रैल सन 1971 को ऐसा क्या हुआ था जिसने इसे एक अहम और अलामती दिन बना दिया। आइए देखते हैं खास रिपोर्ट। ये कहानी है सन 1971 की, जब फ़लस्तीनी मुज़ाहमत और इजराइल के दरमियान कशीदगी अपने उरूज पर थी। इसी दौरान एक ऐसा वाक़या पेश आया जो बाद में तारीख का हिस्सा बन गया। 17 अप्रैल 1971 को एक फ़लस्तीनी कैदी महमूद हिजाजी को इजरायली कैद से रिहा किया गया। वो पहले फ़लस्तीनी थे जिन्हें एक बाकायदा कैदी तबादले के तहत आज़ादी मिली। ये सिर्फ एक रिहाई नहीं थी, बल्कि फ़लस्तीनी तहरीक के लिए एक बड़ी अलामत बन गई। इस वाक़ये ने कैदियों के मसले को आलमी सतह पर उजागर किया। बाद अज़ान पैलेस्टीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी PLO ने इस दिन को फ़लस्तीनी यौम असीरान के तौर पर मनाने का ऐलान किया। आज भी ये दिन उन हज़ारों फ़लस्तीनियों की याद में मनाया जाता है जो इजरायली जेलों में क़ैद हैं या रह चुके हैं। दुनिया भर में इस मौके पर रैलीज़, मुज़ाहिरे और तक़ारीब मुनाक़िद की जाती हैं। आज के दौर में भी हज़ारों फ़लस्तीनी इजरायली जेलों में बंद हैं। अप्रैल 2026 के अवाइल तक 9,600 से ज़्यादा फ़लस्तीनी इजराइल की हिरासत में है। इनमें से 3,532 अफराद एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेंशन में हैं, यानी वो कैदी जो बग़ैर फ़र्द जुर्म या मुकदमे के कैद हैं। इन कैदियों में 342 बच्चे और 84 ख़वातीन भी शामिल है और 119 अफराद उम्र कैद की सज़ा काट रहे हैं। जहां इंसानी हुकूक और इंसाफ की बात की जाती है, वहीं ये दिन एक याद दहानी भी है उन लोगों की जो अपनी आज़ादी के लिए क़ैद व बंद की सोबतें बर्दाश्त कर रहे हैं। 17 अप्रैल सिर्फ एक तारीख़ नहीं, बल्कि एक जद्दोजहद की अलामत है। जहां एक तरफ इंसाफ की बात होती है, वहीं दूसरी तरफ बयानियों की जंग भी जारी रहती है। क्या ये सिर्फ इंसानी हुकूक का मामला है या एक सियासी बयानिया जिसे दुनिया भर में मुख्तलिफ अंदाज में पेश किया जाता है, या फिर एक ऐसा तनाज़ा जो अब तक अपने अंजाम तक नहीं पहुंच सका? ब्यूरो रिपोर्ट, मुनसिफ टीवी। भारत में डोपिंग का बढ़ता हुआ मसला एक बार फिर आलमी सतह पर सुर्खियों में है। वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी के सदर ने इसे एक संगीन चैलेंज करार देते हुए कहा कि इससे निपटने के लिए संजीदा कोशिशें जारी हैं। तो आप देखिए रिपोर्ट, हमें दीजिए इजाजत। आदाब। को इजरायली कैद से रिहा किया गया। भारत में डोपिंग का बढ़ता हुआ मसला एक बार फिर आलमी सतह पर मौजूए बहस बन गया है। वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी के सदर ने वाज़े तौर पर कहा है कि भारत में डोपिंग एक संगीन चैलेंज है जिससे कोई भी अनजान नहीं। ताहम उन्होंने ये भी तस्लीम किया कि इस मसले से निपटने के लिए संजीदा और ईमानदाराना कोशिशें जारी हैं। बांका के मुताबिक इंटरपोल की मदद से चलने वाला ऑपरेशन अपस्ट्रीम भी इन इकदामात का अहम हिस्सा है, जिसके जरिए दुनिया भर में डोपिंग के नेटवर्क्स को निशाना बनाया जा रहा है। अपने दौरे भारत के दौरान उन्होंने मरकजी वजीर खेल समेत कई आला हुक्काम से मुलाकात की और कहा कि भारत के मुस्तकबिल के हवाले से उन्हें नई उम्मीदें मिली हैं। No one is blind on the problem. We all see the problem with doping in India, and there is a willingness, especially from the government side, to address this issue, to strengthen the anti-doping system. India is very ambitious when it comes to organizing the sporting events and the future plans. I've heard Prime Minister Modi vision for the future, with including the role of sport, and to make this vision come true, real, it has to be done through the strong anti-doping policy.
उधर नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी यानी नाडा ने टेस्टिंग के अमल में नुमाया इजाफा किया है। 2019 में जहां तकरीबन 4000 टेस्ट किए गए थे, वहीं 2025 तक ये तादाद बढ़कर 8000 तक पहुंच गई है। ताहम ये तादाद अब भी चीन जैसे मुमालिक के मुकाबले में कम है, जहां हर साल 15000 से ज्यादा एथलीट्स की जांच की जाती है। There is a need to accelerate in many areas. We know that there is the biggest production in the world of performance enhancing drugs in India. So I had a very constructive meeting with the Director General of CBI. They declared the willingness to work with us. Operation Upstream is of course confidential operation, but already brought a lot of results. But I believe that through joining the forces, we can address this issue from our perspective. Okay, we will, WADA's perspective, we will monitor this situation. सवाल ये है कि क्या भारत इस चैलेंज पर काबू पाकर आलमी खेलों में अपनी साख मजबूत बना पाएगा? ब्यूरो रिपोर्ट, मुंसिफ टीवी।